Hello students, today we will discuss the plane, the topic of 3D geometry. So student, as you know, every first degree equation in xyz always represents a plane. तो देखिए प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ये xyz में एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कभी भी आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे तो आपको इस टाइप में इक्वेशन लाना है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म हो गई और एक फॉर्म होती है हमारे पास वेक्टर फॉर्म, वो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे ड्राइव करेंगे इसको। दिस इज आवर प्लेन, ये हमारा कोई प्लेन हमने बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ ए बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द गिवन प्लेन एंड ओ ए इक्वल टू पी। देखिए ये जो प्लेन है हमारे पास, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक जो कोई पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है बेटा। अब इस ए से ओ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, ये कोई पॉइंट हमने पी मान लिया जिसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हैं, और ओ ए जो परपेंडिकुलर है वो ए पी के परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, लेट एन यूनिट वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। देखो इस डायरेक्शन में मैंने एक क्या मान लिया, एन यूनिट वेक्टर माना हुआ है, ठीक है ना, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, वो पी है, ठीक है ना। तो पी एन यूनिट वेक्टर का मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है ये जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी है। तो इसका मतलब ये पी डिस्टेंस हुई, ठीक है। ओ ए वेक्टर इक्वल टू पी एन यूनिट वेक्टर हो गया, एंड पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन विद पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। जैसा कि आपको बताया कि ये पी कोई भी वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पी कोई भी पॉइंट है ऑन द प्लेन, और आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो नाउ ए पी वेक्टर, देखो ए पी वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ से आपने देखा होगा, ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, ए पी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ पी। तो ओ पी की डायरेक्शन तो आर वेक्टर है, लेकिन ये मेरे को नेगेटिव में जाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए पी वेक्टर आर वेक्टर माइनस पी एन यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी के, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी है, तो क्या करना है, ओ ए डॉट ए पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर में आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो पी एन यूनिट वेक्टर इनटू ए पी वेक्टर की वैल्यू हम निकाल यहाँ पर यूज़ करेंगे, आर वेक्टर माइनस पी एन यूनिट वेक्टर। देखो पी कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। एन का डॉट प्रोडक्ट आर से करूँगा तो एन डॉट ये आर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में एन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ भी करूँगा तो एन डॉट एन क्या हो जाएगा, 1 बन जाता है, और ये उधर जाके पी हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगी प्लेन की, आर डॉट एन यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू पी। तो बेटा ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, इसको हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ये एन यूनिट वेक्टर है तो ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल फॉर्म हो गई। अगर ये एन यूनिट वेक्टर की जगह पे सिंपल वेक्टर होता, एन यूनिट वेक्टर ना होता, तो फिर ये वो हमारे पास सिंपल वेक्टर फॉर्म होती, फिर ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है बेटा। तो ये जो पी है वो पी क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी आपकी ओरिजिन से प्लेन तक, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब कहते हैं कि अब ये आता है, मान लीजिए कि ये एन यूनिट वेक्टर ना हो इस डायरेक्शन में, ये क्या है, एक सिंपल एन वेक्टर है, ठीक है ना। इफ़ एन वेक्टर इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, जो गिवन प्लेन है इस पे इसके नॉर्मल एक मैंने एन वेक्टर मान लिया। तो मैंने क्या किया कि देखो इसी फॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, एन यूनिट वेक्टर को मैं क्या ले सकता हूँ, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं किसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, जैसे एन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो एन वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो वही मैंने किया, एन यूनिट वेक्टर है मेरे पास तो उसको मैंने लिखा एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
दैट इज इक्वल टू पी। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आर डॉट एन, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये पी है हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मान लीजिए क्यू आ गया। तो ये भी एक फॉर्म हो गई बेटा हमारे पास, क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू आल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। तो ध्यान रखना कि ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बेटा? यही ध्यान रखना है आपको कि अगर यूनिट वेक्टर है तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से है, अगर n वेक्टर है ये सिंपल तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है बेटा? अब इसके बाद जो है ना इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पर एक बार फिर देखिए। कार्टेशियन फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे हम इसकी, तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने क्या करना है कि वेक्टर को कंसीडर करना है पोजीशन वेक्टर में आई जे के में, और जब आई जे के में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास उसकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी प्लेन की। ठीक है बेटा? तो देखिए क्या करना है आपको, वेक्टर फॉर्म थी हमारे पास क्या बेटा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू। अभी मैंने एक, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है ना, इसको नॉर्मल फॉर्म नहीं कह सकता क्योंकि एन वेक्टर क्या है हमारे पास, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो मैं कह सकता था कि ये क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाता। चलो मैंने मान लिया कि एन वेक्टर को मैंने एन, इसको मैं नॉर्मल फॉर्म ही मान लूँ, इसको मैंने पी मान लिया। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना? तो बेटा मान लीजिए कि ये जो हमारे पास वेक्टर, ये जो प्लेन है इस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर था, ठीक है बेटा, ये मेरे पास ए है, ये कोई पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और ये मेरे पास एन यूनिट वेक्टर है, पी एन यूनिट वेक्टर, और ये मेरे पास ओरिजिन है। मान लीजिए कि इसका जब ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, पी मैग्नीट्यूड का ये क्या है, एक वेक्टर है, तो बेटा इसके मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके मेरे पास क्या होंगे, डीसीज होंगे। ठीक है ना? इस एन वेक्टर के मेरे को डीसीज मिलेंगे। तो आर वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, लेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, एंड एन वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर को मैं मानूंगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है ना? ये कोई जनरल पॉइंट है किसी प्लेन पे जिसके पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जनरल में तो आप एक्स वाई जेड मानते ही मानते हैं। एन यूनिट वेक्टर है तो इसके मैंने ये डीसीज मान लिए एल एम एन, क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर है इसलिए डीसीज काम करेंगे बेटा यहाँ। अगर ये सिंपल एन वेक्टर होता तो यहाँ डीसीज नहीं होते, यहाँ पर क्या होते, ए बी सी होते, डी आर होते, यहाँ पर डी आर का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना कि अगर मैं एन वेक्टर लेता, देखो यहाँ एन यूनिट वेक्टर तो मैंने डी सी काउंट किया, यहाँ पर डी सी लगाया, ठीक है ना, डी सी यूज़ किया, और एन वेक्टर है तो मैं क्या मान लूँगा इसको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, फिर मैं डी आर यूज़ करूँगा ना। जब मेरे पास यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में तो आपको पता ही है डी सी जाते हैं, और अगर सिंपल वेक्टर होता है तो उसमें डी आर यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँगा। तो देखो जब मैं यहाँ लगाऊंगा इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप और इक्वल टू पी। ठीक है ना, ये बन गया। और इसका मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, इस डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो ये हो गई हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है लेकिन ये भी नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है क्योंकि हमने एल एम एन क्या है हमारे पास, ये डीसीज हैं, तो पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर एक फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू, तो अगर ये ऐसा होता, अगर मैं इसमें यूज़ करूं, देखो मैंने आर और एन को मैंने यहाँ यूज़ किया है,
अगर मैं r इस r को और इस n को यहाँ पर यूज कर लूँ तो इक्वेशन क्या बनती है मेरे पास, ठीक है, यूजिंग r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू q। देखो r वेक्टर मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट n वेक्टर क्या है बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू क्यू। देखो डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो एक्स आई का आई के साथ 1 होता है और आई का किसी दूसरे के साथ, जे के साथ 0 हो जाएगा, के साथ 0 हो जाएगा। तो देखो इसका इसके साथ ही करना होता है, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्यू। तो देखो ये एक इक्वेशन हो गई, ये भी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, लेकिन ये भी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये भी कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन फ़र्क कितना है कि यहाँ पर एलिमेंट डी सीज हैं और यहाँ ए बी सी डी आर है, बस फ़र्क इतना है। तो यहाँ पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, बट ये जो क्यू है वो क्यू डिस्टेंस नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये डी जो क्यू है ये जो है ना ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है ये, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम दिखा रहे हैं वो ये क्यू नहीं है, यहाँ पर ये पी है। क्योंकि पी क्यों है, क्योंकि यहाँ डी सीज का यूज हुआ है। तो ये मेरे पास ही हो गई। तो अगर मुझे कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखानी है ओरिजिन से कितनी होगी, तो मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं कि किस टाइप की कंडीशन यहाँ पर आती है और कैसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए कि मान लीजिए कि इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आप ये देख रहे हो कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8, ये मेरे पास आ गया, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब आपने ये देखा कि इसके जो ना 2 माइनस 1 और 3 ये क्या हैं, 2 माइनस 1 और 3 क्या है, ये डी आर हैं न कि डी सी। डी आर क्यों है बेटा, क्योंकि अगर डी सीज होते तो इनके स्क्वायर का सम 1 होता, क्योंकि आप जानते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि इस प्लेन के डी आर क्या हैं, ये हैं हमारे पास 2 माइनस 1 और 3, ठीक है ना। डी आर्स ऑफ दिस प्लेन क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 1 3। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 8 जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। मतलब इस प्लेन की जो प्लेन दे रखा है, इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस 8 हो ही नहीं सकती, 8 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 8 तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी होती है जब ये डी सीज होते हैं, ठीक है ना। इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हों, डी सी हों, डी आर ना हो। तो बेटा मैं इसको डी सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि देखिए इसका जो 2 माइनस 1 और 3 है, कोई वेक्टर है मेरे पास जो नॉर्मल वेक्टर काम कर रहा है। कौन सा वेक्टर काम कर रहा है, 2i माइनस जे प्लस 3k, जो नॉर्मल वेक्टर है जो अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। वो क्या है, 2i माइनस जे प्लस 3k। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है बेटा। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 9 और 1 10 14 हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये इतना रूट 14। तो मैं क्या करूँगा कि रूट 14 से इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रूट 2 बाई रूट 14 एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 14 वाई प्लस 3 अपॉन रूट 14 जेड इक्वल टू 8 बाई रूट 14, ठीक है। कम्प्लीटली मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को मैंने रूट 14 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा रूट 14 से जब डिवाइड कर दिया मैंने, तो मुझे पता चला कि ये जो है हमारे पास ये जो वैल्यू आ चुकी हैं, इसको मैं प्लस लिख दूँ या माइनस कर दूँ, ठीक है बेटा। माइनस 1 अपॉन रूट 14 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 जेड इक्वल टू 8 बाई रूट 14 हो गया। तो अब देखो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है, मेरे पास LMN का काम कर रहा है, क्योंकि ये LMN है। क्यों है LMN, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम देखिए आप, इनके स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्योंकि 2 बाई रूट 14 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 बाई 14
प्लस इसका स्क्वायर करूँगा 1/14 प्लस उसका स्क्वायर करूँगा 9/14 दैट इज इक्वल टू 14/14 और इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मैंने क्या किया कि इसके जो नॉर्मल वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड से मैंने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो मेरे को ये क्या मिल गए, डीसीज मिल गए। जब बेटा ये जैसे ही डीसीज मिले तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, लेकिन ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी नहीं थी, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू कितना होगा 8/√40, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन जो आपका था वो किस टाइप का था, ax + by + cz इक्वल टू डी फॉर्म में था, ठीक है ना, या फिर मैं इसको क्यू फॉर्म में मान लूँ। और ये जो इक्वेशन मेरे पास बन गया है बेटा वो बन गया lx + my + nz इक्वल टू p। जैसा कि आपको बताया गया था कि जैसे ही ये LMN होते हैं तो ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर ये ABC होते हैं तो q परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर समझनी है कि अगर ये DR हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से नहीं है, अगर ये DC हैं तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गई कार्टेशियन फॉर्म में, और ये एक सिंपल फॉर्म हो गई, ठीक है बेटा। तो ये बन गया हमारे। हाँ तो देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है ना। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना, अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने नॉर्मल फॉर्म फाइंड की थी। अब है कि अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक ही पॉइंट गिवन है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि ए इज द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और p एक जनरल पॉइंट है जो कि r वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर है, वो हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है ना। o से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि इस प्लेन पर जा रहा है ON, इसके डायरेक्शन में एक n वेक्टर है, तो ये n वेक्टर क्या होगा, दिस इज द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है बेटा। और ये a हमारे पास r1 वेक्टर का a के पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और p के पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो AP और ON दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले मैं AP फाइंड करूंगा और ON वेक्टर तो मेरे पास है ही है। देखो ON वेक्टर मेरे पास है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को AP निकालना होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए कि एक जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ON इज परपेंडिकुलर, ON वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर, ठीक है ना। अब ON वेक्टर क्या है मेरे पास बेटा, N वेक्टर, ठीक है ना, N वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि AP वेक्टर निकाल दूँ, ठीक है ना। ON वेक्टर आपके पास दे रखा है, कितना है, ON वेक्टर N वेक्टर है, एंड AP वेक्टर मैं फाइंड कर लूँ। AP वेक्टर क्या हो जाएगा, AP वेक्टर निकालेंगे तो AO + OP, तो OP की डायरेक्शन है R, और लेकिन ये डायरेक्शन नेगेटिव जा रही है, तो इसका मतलब R - R1 हो गया, R - R1 वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि AP वेक्टर निकालते हैं तो P के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर हमको माइनस करने होते हैं। तो बेटा अब देखो ON परपेंडिकुलर है AP के, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ON वेक्टर डॉट AP वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ON वेक्टर क्या है मेरे पास, N वेक्टर डॉट AP वेक्टर क्या है बेटा, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। N वेक्टर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई मीन्स डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा R वेक्टर डॉट N वेक्टर, ठीक है ना, इसका इसके साथ डॉट कर दिया, माइनस R1 वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर डॉट N वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। अब बेटा इसी को मैं क्या कर सकता हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूँ। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी कि लेट R वेक्टर, तो आपको पता ही है क्या मानते हैं हम, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और मैंने क्या मान लिया कि R1 जो वेक्टर है वो कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लिए,
तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है बेटा, ये बन गया। और n वेक्टर क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है जिसके dr गिवन है, क्योंकि dc तो गिवन नहीं होंगे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं लिया हमने। तो बेटा n वेक्टर जो है हमारे पास क्या हो गया, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इस वेक्टर के जो n वेक्टर इसके dr क्या है, a b c। ठीक है, तो ये ए बी सी जो डी आर हैं ये इस नॉर्मल के डी आर हैं, प्लेन के नॉर्मल के। तो जो प्लेन के डी आर काम करेंगे वो इसके नॉर्मल के डी आर ही काम करते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी प्लेन के डी आर, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है आप दिखाई दे रहा है आपको, आप देख रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। ये बेटा ये एक प्लेन है, कंसिडर कर लिया कि ये प्लेन है। तो अब इस प्लेन के जो डी आर हैं, इसके डी आर का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एक परपेंडिकुलर, जैसे मान लो कि ये मैंने परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, ये जो मार्कर है दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब इस प्लेन के जो डी आर हैं वो इस नॉर्मल के डी आर ही कंसिडर करेंगे हम इसको। ठीक है, जो नॉर्मल के डी आर होते हैं ना वही कंसिडर किए जाते हैं प्लेन के डी आर। ठीक है ना, क्योंकि प्लेन में तो बेटा बहुत सारी इन्फाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं ना ऐसे, तो किसके डी आर मारेंगे हम, बहुत सारे वेक्टर जो है ना प्लेन के अंदर ही लाई कर सकते हैं, तो उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है ना वो फिक्स नहीं होती, डिफाइंड ही नहीं होती। तो हम इस प्लेन के जो डी आर काउंट करते हैं वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डी आर काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो जो कि यूनिक होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को मुझे कहाँ करना है, इसमें लगाना है। तो बेटा आर डॉट एन करना है। देखो आर का डॉट प्रोडक्ट एन से करना है यहाँ से। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, आर वन वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वैक्टर से करना है। तो अब इसका इसके साथ करना है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा तो बेटा ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टिजन फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड z1। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन वेक्टर। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन नहीं बताया, तो बेटा 2 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन कोई यूनिक प्लेन नहीं होता, बहुत सारे इन्फाइनाइट प्लेन ड्रॉ हो सकते हैं वहाँ से। 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इससे प्लेन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो यूनिक प्लेन नहीं मिलता। तो और ये जो 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन जो होगा हमारे पास वो एक यूनिक प्लेन होगा, इसलिए हम जो है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर गिवन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन नहीं होगा, ये नॉर्मल वेक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दे नहीं रखा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक एपी वेक्टर निकालेंगे बेटा। एपी वेक्टर दैट इज इक्वल टू पी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से ए वाले माइनस कर दूं। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ठीक है ना, अब मैं देखो 3 पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड पी इज द एनी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है ना, मैंने पी को जनरल पॉइंट माना हुआ है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है ना, आर वन वेक्टर जो है ना क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ए का। अब ए का पोजीशन वेक्टर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 z1 होंगे। R2 पोजीशन वेक्टर जो माना हुआ वो बी पॉइंट का माना हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2 z2। और जो R3 पोजीशन वेक्टर है वो सी पॉइंट का है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x3, y3, z3। तो अगर हम कार्टिजन का यूज करेंगे तो हम ये पॉइंट्स हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, हमारे पास कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं दे रखा है, अब हम यहाँ पर वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो एपी वेक्टर मिल गया, एक तो देखो ये एपी वेक्टर मिल गया, एक मेरे को एबी वेक्टर मिल जाएगा, एक एसी वेक्टर मिल जाएगा, एक मेरे को बीसी भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो 2 वेक्टर निकालने हैं। इन तीनों का यूज करके हमें 2 वेक्टर निकालने पड़ते हैं, या तो ए बी वेक्टर और ए सी निकाल लो, या फिर बी ए और बी सी निकाल लो, या फिर सी बी और सी ए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई भी 2 वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं।
तो बेटा ए पी वैक्टर मेरे पास आ गया। अब मैं ए बी वैक्टर फाइंड करना चाह रहा हूँ। ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बी वैक्टर के पोजीशन वैक्टर से ए वैक्टर के पोजीशन वैक्टर को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। और बेटा ये ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, R3 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। तो ये मैंने वेक्टर फाइंड कर लिए। अब देखो कि ये जो ए बी वैक्टर हैं और ए सी वैक्टर है, दोनों वेक्टर कहाँ लाई कर रहे हैं, ये प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। वी नो दैट ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर लाई ऑन द प्लेन। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर हमारे पास किसी प्लेन में होते हैं तो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर जब भी आपको फाइंड करना होता है तो हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, उन दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ही आप क्रॉस निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो वो जो वेक्टर आपको मिलेगा वो उन दोनों जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हमारे पास हैं, उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ये हमारा बोर्ड है, ये प्लेन है, ये मेरे पास ए बी वैक्टर है एक बेटा, ठीक है ना, ए बी वैक्टर, ठीक है ना, और एक ए सी वैक्टर हो गया मेरे पास ये। अब ये ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर दोनों इसी प्लेन के अंदर हैं। अब इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो वही बात यहाँ पर एक देखो, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर इस प्लेन के अंदर है, मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो ए बी एंड ए सी लाई ऑन द प्लेन, सो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना। जो एन वेक्टर आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ठीक है बेटा। ये आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन वेक्टर मिलेगा। ठीक है बेटा, एन वेक्टर इसका मतलब क्या बन गया, ए बी वैक्टर क्या हो गया, R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर क्या हो गया, R3 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। ये मेरे पास क्या आ गया, एन वेक्टर आ गया, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल वेक्टर मेरे पास मिल गया है, एन वेक्टर, और ये ए पी वैक्टर है जो मेरे पास ए पी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, एन, ठीक है ना। बट वी नो दैट ठीक है ना। तो जो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आया है बेटा, एन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, ए पी वैक्टर के, ए पी वैक्टर के, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो एन वेक्टर डॉट ए पी वैक्टर क्या था मेरे पास, R माइनस R1 वैक्टर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो एन की जगह पे वैल्यू लगा दूँ, तो देखो इसको ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने आगे लिख लिया, ये बन जाएगा R माइनस R1 वैक्टर, ठीक है ना, डॉट, अब मैं इस एन वेक्टर की वैल्यू लगा दूंगा जो कि मेरे पास निकल के आई है, R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर डॉट R3 वैक्टर माइनस, क्रॉस है बेटा ये, ठीक है ना, ये क्रॉस है, R3 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0, ठीक है ना। तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। किन्हीं भी 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, R माइनस R1 वैक्टर डॉट R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर क्रॉस R3 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये देखो आप देख रहे हो कि आपने वेक्टर में देखा होगा कि दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का जब भी हमारे पास कभी कंडीशन होती है तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एक कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। और वो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, आप देखिए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। ये तो हमारे पास हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गया, किन्हीं 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन। अब मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। देखो कैसे बनेगी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम जो है ना किसी भी डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगा हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में बेटा, ये बन जाएगा देखो डिटर्मिनेंट
पहली रो में ये वाले, तो देखो ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, इसके एक्स वन वाई वन जेड वन होते हैं, तो माइनस कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है ना। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। समझ रहे हो बेटा? देखो ये r माइनस आर वन है, r के कोऑर्डिनेट क्या थे x y z, जनरल टर्म है, ये जनरल पॉइंट है। r1 क्या है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, माइनस कर देंगे x में से x1, y में से y1, z में से z1। समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरी रो देखो, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इसके x1 y1 z1 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका के बेटा x2 माइनस x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब अगला क्या है, R3 माइनस R1 है, तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया जो कि कार्टेशियन फॉर्म में 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगी आपकी, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो अब ये देखिए अगला पॉइंट है मेरे पास, अगला पॉइंट इसके बाद हम शुरू कराते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए एक ये जो टॉपिक है कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए जनरल इक्वेशन हमको पता है कि एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन प्लेन की क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, इन एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्लेन मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, ये 3D सिस्टम में है। कोई प्लेन जो है ना ऐसे पास हो रहा है, मान लीजिए ये जो है ना इस तरीके से ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, ये बी हो गया वाई एक्सिस पे, ये जेड हो गया, ये सी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, ठीक है बेटा, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। ये बी इंटरसेप्ट काट रहा है कोई प्लेन, और ये सी इंटरसेप्ट काट रहा है। ठीक है बेटा, ये सी हो गया आपका। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, ए के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, b, 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 0, c। तो देखिए ये जो प्लेन है एक तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रहा है ए बी सी पर, जिसके कोऑर्डिनेट ए के हैं a0, 0, बी के 0, b, 0, सी के 0, 0, c। तो कहने का मतलब मैंने ये जनरल इक्वेशन माना हुआ है कि ये कोई प्लेन का इक्वेशन है जो हमने प्लेन है हमारे पास जो कट करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है तीनों एक्सिस को। इसका इक्वेशन ये है। अब ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, ठीक है ना, ये ए से भी पास हो रहा है, ये बी से भी पास हो रहा है, सी से भी पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है इस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, तो दीज पॉइंट्स ऑफ ए, बी एंड सी will satisfy the equation of plane 1। जो इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, इसको ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। करा दीजिए बेटा सेटिस्फाई। अगर a0, 0 से सेटिस्फाई करेंगे तो देखो x की जगह पर a लगा जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, d को उधर पहुंचा दूंगा तो ये हो जाएगा -d, और यहाँ से बेटा a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, -d/a। ठीक है ना, इसका मतलब है कि a वैल्यू आ गई मेरे पास -d/a। ठीक है ना, ऐसे ही मैं b पॉइंट से सेटिस्फाई कराऊंगा 0 b 0 से। जब 0 सिमिलरली ठीक है ना, अब मैं 0 b 0 से सेटिस्फाई कराऊंगा तो x की जगह पर 0 लगाऊंगा, ये 0 हो गया, y की जगह पर b लगाऊंगा तो ये हो जाएगा bb, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, d को उधर पहुंचा दूंगा -d, ठीक है ना, और ये बन जाएगा मेरे पास b की जो वैल्यू हो जाएगी वो -d/b। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी -d/c। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, a b c की वैल्यू आ गई। अब इन a b c की वैल्यू को आपको यहीं पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, पुट दीज वैल्यूज़ इन 1। तो बेटा a की जगह पे क्या लगा दूँ, -d/ax प्लस -d/by -d/cz
ठीक है ना। इस d को उधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा -d। ठीक है, यहाँ से -d कॉमन ले लूँगा बेटा, -d कॉमन आ गया, क्या बन गया x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू -d। -d से -d कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो बेटा ये इक्वेशन हो जाएगी x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है बेटा, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन हो गई, ठीक है ना बेटा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x + 3y + 4z - 12 इक्वल टू 0। कहता है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है प्लेन पे। मान लीजिए कि ये बेटा प्लेन हो गया आपका, ये मान लो मैंने ये प्लेन मान लिया, और इस प्लेन पर एक ओरिजिन से, ये ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ठीक है, ओ पॉइंट हो गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया क्यूब। ठीक है ना, और ये जो है ना प्लेन है हमारे पास, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। तो बेटा ये जो ना इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि जहाँ कहाँ ये कट करके जाएगा, तो ये कट करके तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, ये बीच में से ये कोई प्लेन पड़ गया बीच में, तो ये जो है ना इंटरसेक्ट करेगा यहाँ, इंटरसेक्ट करके नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है बेटा, ये जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो इसने पूछा है। तो देखिए ये क्या है मेरे पास, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, तो इसके dr क्या है प्लेन के, वो प्लेन के जो dr होते हैं वो इसके नॉर्मल के dr होते हैं बेटा, आप जैसा कि जानते हो। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा, drs ऑफ द गिवन वेक्टर गिवन प्लेन कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 4, दीज आर द drs। ठीक है ना, drs ऑफ द गिवन प्लेन दिस। तो बेटा ये हो गए हमारे पास दीज आर द drs ऑफ ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि OQ जो लाइन होगी हमारे पास, OQ लाइन के dr क्या हो जाएंगी, ठीक है ना, drs ऑफ लाइन OQ क्या हो जाएंगे बेटा, वही होंगे 2, 3, 4। ठीक है ना, अब ये जो लाइन है हमारे पास ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है ना, लाइन OP लाइन OQ passes through द ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसके dr 2, 3, 4 हैं, तो उसका इक्वेशन आप जानते ही हो, आपको स्ट्रेट लाइन में कराया था कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जिसके dr गिवन है क्या होता है, x - 0/a का मतलब 2 इक्वल टू y - 0/3 z - 0/4, और इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 y/3 और z/4 दैट इज इक्वल टू, इसको लैम्डा मान लो, लैम्डा मान लिया मैंने कोई। अब क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, तो इस लाइन के ऊपर मैंने एक जनरल पॉइंट भी मानना है। ठीक है, तो वो जनरल पॉइंट मैं कौन सा कंसीडर करूँगा, ये क्यू कंसीडर कर लूँगा ना मैं। ठीक है ना, तो लेट जनरल पॉइंट ऑन द लाइन OQ क्या हो जाएगा बेटा, जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, ये जनरल पॉइंट हो गया मेरे पास। ठीक है बेटा, OQ जो लाइन है उसका जनरल पॉइंट हो गया मेरे पास 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो जनरल पॉइंट मैंने Q का मान लिया, क्योंकि मैं देखो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा ना पॉइंट, अगर यहाँ होगा तो लैम्डा कुछ और होगा, यहाँ होगा तो लैम्डा कुछ और होगा, अगर यहाँ होगा तो लैम्डा कुछ और होगा, तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी ना मेरे पास। तो लेट दिस पॉइंट कंसीडर दिस पॉइंट इज Q। ठीक है ना, तो ये मान लो कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q।
ठीक है ना, लेट द coordinates of point q 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो बेटा अब ये q के कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर कर लिया। अब q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पर लाई कर रहा है। अब बेटा जब प्लेन पर लाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा प्लेन का इक्वेशन मेरे पास दे रखा है, ठीक है ना। तो नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट q, ठीक है ना, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो देखिए इसको सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन से। तो देखिए क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव 2 इंटू 2 लैम्डा, देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2 लैम्डा लगाना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 लैम्डा, प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा और इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्योंकि 12 है तो 12 उधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना बेटा, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 4 प्लस 9 13, ठीक है ना, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29। तो बेटा ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12/29। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई है मेरे पास, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हो गई। देखो ये 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 16 और 4 20, 20 और 9 29 लैम्डा एट इक्वल टू 12, देन लैम्डा इक्वल टू 12/29। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आपको यहीं लगा देना जो मैंने कंसीडर किया था पॉइंट, क्या किया था, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो पॉइंट Q हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विल बी 2 इंटू 12 24/29, ठीक है ना, 3 इंटू 12 36/29 और 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 48/29, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन which passes through the point 5, 2, -4 and perpendicular to the line with direction ratios 2, 3, -1, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ये प्लेन हो गया बेटा। अब ये प्लेन हो गया मेरे पास, और इस प्लेन ये मेरे पास कोई ओरिजिन है, ठीक है ना, और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है इस डायरेक्शन में आपका, और जिसके dr गिवन है, कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, -1। तो इसका मतलब बेटा ये n वेक्टर हो गया मेरे पास। n वेक्टर क्या बन जाएगा, 2, 3, -1, मतलब इसके dr हैं तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप, ठीक है ना। इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बच जाएंगे, n। अब मैंने क्या करना है कि ये मान लो कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, इसको किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है मान लो जो ए पॉइंट से, जिसके पोजीशन वेक्टर का इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5, 2, -4, और इसके ये कोई पी मैंने जनरल पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है बेटा। तो देखिए ये वही कहानी बन गई हमारे पास, ठीक है ना। इसके OP वेक्टर हो गया हमारे पास, OP वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है ना। और ये हो गया AP वेक्टर, और A वेक्टर, OA वेक्टर मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, ठीक है ना। और AP वेक्टर हो जाएगा, AP वेक्टर हो जाएगा बेटा x -2, देखो माइनस करना पड़ेगा, x -2 i कैप प्लस x -5 सॉरी x -5 i कैप प्लस y -2 j कैप प्लस z प्लस 4k कैप, ठीक है बेटा। ये AP वेक्टर हो गया, देखो ये AP वेक्टर हो गया मेरे पास, AP वेक्टर। अब AP वेक्टर और ये n वेक्टर दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये देखिए 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, देखो आपको वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म दोनों फाइंड करनी है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था वेक्टर फॉर्म निकालने का कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर, ठीक है ना। क्या बताया था बेटा, r वेक्टर और डॉट n वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, ठीक है ना। r वेक्टर
ये बताया था n वेक्टर डॉट r माइनस r1 वेक्टर और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n डॉट r वेक्टर इक्वल टू n डॉट r1 वेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो वेक्टर इक्वेशन कैसे मिलेगा आपको, ये वाला लगा दूँ मैं n वेक्टर, ठीक है ना, r वेक्टर मेरे पास है इंटू n वेक्टर क्या है मेरे पास दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप। देखो ये बन गया r वेक्टर डॉट n वेक्टर की वैल्यू लगा दी इक्वल टू n वेक्टर डॉट r1 वेक्टर। n वेक्टर क्या है मेरे पास, n वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट, ठीक है ना, n वेक्टर हो गया। अब r1 वेक्टर, r1 के कोऑर्डिनेट देखो, ए जो जिससे पास हो रहा है प्लेन वो उसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये बन जाएगा मेरे पास r डॉट, ठीक है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2 5 जा 10 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। तो ये बन जाएगा बेटा r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 20। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, आप इसको कंसीडर कर लेंगे। तो ओपी वेक्टर हमारे पास ही आ गया, वो तो मैंने एपी वेक्टर लिख दिया है कि एपी वेक्टर की अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप एपी वेक्टर निकाल देंगे। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू वन पॉइंट, ठीक है ना, r1 वेक्टर से पास हो रहा है, तो क्या बन जाएगा n डॉट r, n वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल टू n वेक्टर डॉट r1 वेक्टर, वही मैंने लगा दिया। ठीक है ना, अब इसको मुझे कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेटा कार्टिजन फॉर्म बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या हो जाएगी, इसको मैंने क्या करना है, इसकी जगह पर लगाने ना xi प्लस yj प्लस zk, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, r वेक्टर मुझे मानते हैं, जो ओपी वेक्टर है ना ये r वेक्टर है, क्योंकि इसके जो ना पोजीशन वेक्टर मैंने r वेक्टर माने हुए हैं, इसको मैंने r1 वेक्टर माने हुए हैं इसकी पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, तो डॉट ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 20, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 20। दिस इज द कार्टिजन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है बेटा, तो ये जो है ना इस तरीके से आपको इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया, और आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कर लेंगे।